हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में बात की थी अबाउट ओवरलैपिंग के बारे में। ठीक है, हमने एसएस, एसपी और पीपी ये तीनों टाइप की ओवरलैपिंग देख ली थी। उसके बाद हमने डी ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग कैसे होती है उसके बारे में बात की थी, और पी और डी ऑर्बिटल्स में कैसे ओवरलैपिंग होती है उसके बारे में बात की थी। ठीक है, तो देखिए आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। हमने ओवरलैपिंग तो देख ली और हमने ये भी देख लिया कि ओवरलैपिंग से आपके कौन कौन से बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ठीक है, बेसिकली आपके सिग्मा, पाई और डेल्टा तीन टाइप के आपके बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ठीक है ना, डेल्टा के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है ना, बाकी हम बात करेंगे आपके सिग्मा और पाई के बारे में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे उनकी स्ट्रेंथ के बारे में कि आपके जो सिग्मा और पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं उनमें कौन से बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, सिग्मा की या पाई की। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो हम कंपैरिजन करते हैं आपकी स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है उनमें हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम बात करें सिग्मा बॉन्ड के बारे में तो सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं आपके, एक्सियल ओवरलैपिंग से या पैरेलल ओवरलैपिंग से। एक्सियल ओवरलैपिंग से, बिल्कुल सही। तो ये आपकी एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है, ये आपकी एक्सिस मान लो। ठीक है, ओवरलैपिंग होगी इस टाइप से। ठीक है, ये आपकी मान लो कौन सी ओवरलैपिंग है, एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, इससे आपका कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब हम बात करेंगे पाई बॉन्ड के बारे में। ठीक है, स्ट्रेंथ का हमें कंपैरिजन करना है। ये फर्स्ट का आपके दोनों ऑर्बिटल के न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए यही हम बात करते हैं पाई ऑर्बिटल्स में। ठीक है, पाई ऑर्बिटल्स जो होते हैं आपके वो आपकी पैरेलल ओवरलैपिंग से फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट न्यूक्लियस, ये आपका सेकेंड ऑर्बिटल का न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ अगर हम स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करें सिग्मा और पाई में, यहाँ आपके कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। ठीक है, अगर हम स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करें सिग्मा और पाई में तो यहाँ हम दो तरीके से स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट, देखिए ये फर्स्ट न्यूक्लियस है और ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, मान लो यहाँ बीच में आपकी डिस्टेंस है ए। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, आपकी ए है। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है और ये है आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे ऑर्बिटल का। यहां अगर आप बात करो डिस्टेंस की, ये मान लो डिस्टेंस है आपकी बी। ठीक है, और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है, जितना ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है, आपके बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे में पेनिट्रेट करेंगे, उनकी ओवरलैपिंग होगी, उतना ही बॉन्ड आपका क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, तो अगर हमें स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड लिखनी है, क्या बात करनी है, अगर हमें स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, तो हम कह सकते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मतलब आपके ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, तो अपने को क्या देखना है कि ओवरलैपिंग किस वाले बॉन्ड में ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर आप देखोगे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में डिस्टेंस कम है। यहाँ आप देखोगे कि तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में डिस्टेंस क्या है, आपकी ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो क्या है, ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस और आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों पास में है। ठीक है, जबकि यहाँ पे आपका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर है। इसका मतलब यहाँ पे पेनिट्रेशन क्या हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब अगर यहाँ पे आपका पेनिट्रेशन कम हुआ है तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो यहाँ आप लिख भी सकते हो
अगर यहाँ के लिए, अगर हम इस बॉन्ड के लिए अगर हम बात करें पाई बॉन्ड के लिए, तो हम कह सकते हैं हियर द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड is more, so the penetration, or we can say overlapping, the overlapping is less. ठीक है, और अगर आपकी ओवरलैपिंग लेस होगी तो स्ट्रेंथ क्या होगी आपकी, कम होगी. ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मोर, सो द ओवरलैपिंग इज लेस. ठीक है, here the distance between nucleus and electron cloud is more, so the overlapping is less, and due to this the strength of pi bond is less. क्या होगी आपके, कम होगी. ठीक है, वहीं अगर हम बात करें यहाँ के लिए अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि here the extent of overlapping is more. ठीक है, so the bond strength, or we can say the bond strength of sigma bond will be more. ठीक है, तो अगर हमें स्ट्रेंथ का कंपैरिजन देखना है, स्ट्रेंथ ऑर्डर, वो आपकी सिग्मा की ज़्यादा होगी आपके पाई से. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. क्लियर, कहानी भले ही याद नहीं रहे, रिजल्ट आपको ध्यान रखना है. सिग्मा आपका स्ट्रॉन्ग होता है किससे, पाई बॉन्ड से. ठीक है, इसको चलिए एक और तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे ये आपका फर्स्ट न्यूक्लियस, ये आपका सेकंड न्यूक्लियस. ठीक है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो आपके इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में है, सेंटर में है, इस टाइप से. ठीक है, इसको हम थोड़ा सा स्मॉल बनाते हैं. ये आपका न्यूक्लियस. ठीक है, और जो आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो आपका क्या है, सेंटर में है. ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं बिटवीन द न्यूक्लियस. हियर द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज बिटवीन द न्यूक्लियस, आपके न्यूक्लियस के बीच में है. ठीक है, यहां अगर हम देखें पाई बॉन्ड में क्या होता है आपको पता ही है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो अबव द प्लेन होता है, या फिर हम कह सकते हैं हाफ तो ऊपर होता है न्यूक्लियस के और हाफ क्या होता है आपके नीचे होता है. ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है आधा तो आपके ऊपर रहेगा, आधा आपके नीचे की तरफ रहेगा. ठीक है, ये तो वो आपका सिग्मा बॉन्ड, ये वो आपका पाई बॉन्ड. अब यहाँ आप देखिए, अगर पाई बॉन्ड में हम बात करें तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में कुछ भी नहीं है. ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस बिल्कुल खाली है, बीच में कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है. इसका मतलब इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच में जो रिपल्शन होगा वो होगा ज़्यादा. जबकि यहाँ देखिए आप, इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच में आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो क्या करेगा, इन दोनों न्यूक्लियस के जो रिपल्शन है उसको क्या करके रखेगा, मिनिमाइज करके रखेगा. ठीक है, जबकि यहाँ पे जो रिपल्शन होगा इसके कंपैरिजन में क्या होगा, ज़्यादा होगा. अगर रिपल्शन ज़्यादा हो रहा है तो उससे जो बॉन्ड बनेगा उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी. ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से भी कि आपका पाई बॉन्ड जो होगा वो उसकी स्ट्रेंथ होगी कम, जो आपका सिग्मा बॉन्ड होगा उसकी स्ट्रेंथ होगी ज़्यादा. ठीक है, तो आप यहाँ भी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो. हियर द रिपल्शन between the two nuclei is more, so the strength of bond
सो द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड विल बी लेस, ठीक है, रिपल्शन की वजह से, ठीक है। चलिए, ये तो बात हुई आपके कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड में। ये हमने देख लिया कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, आपका सिग्मा, ठीक है। चलिए, अब अगर हमें बात करनी हो अलग अलग ऑर्बिटल्स में उनकी स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है, तो हम कैसे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, इसको एक बार आप नोट कीजिए, फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। ओके, चलिए, यहाँ अगर हम बात करें, अगर हम कंपैरिजन करते हैं आपके अलग अलग ऑर्बिटल्स हो या फिर आपके शेल्स अलग अलग हो, तो वहां पे आप स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कैसे करते हो उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए, एक और पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। देखिए, आपको पता होगा डबल बॉन्ड और आपका एक ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान रखना है फिलहाल के लिए कि हमेशा जब आपके डबल बॉन्ड बनता है उसमें आपके एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। और हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही पहले बनता है, उसके बाद बनता है आपका पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड पहले क्यों बनता है? क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए हमेशा पहले सिग्मा बनता है और उसके बाद क्या बनता है, आपके पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। वहीं जब आपके ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और जो दो होते हैं बॉन्ड वो कौन से होते हैं, आपके पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी पहले सिग्मा ही बनेगा, हमेशा सिग्मा ही पहले बनता है और उसके बाद आपका पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। ये चीजें जो आपको ध्यान रखनी है फॉर मल्टीपल बॉन्ड, इनको हम आगे चल के और पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आपको एज ए इंफॉर्मेशन इनको क्या करना है, याद रखना है, हो जाएगा। चलिए, अब अगर हम बात करें आपके किसके लिए, ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी शेल्स, ठीक है, हम बात करते हैं, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ, अगर आपके एनर्जी शेल डिफरेंट हो तो फॉर, आप इसको सेकंड पॉइंट डाल सकते हो, फॉर ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी शेल्स। देखिए, रटना नहीं है इन चीजों को, मैं पहले भी बोल चुका हूं, ठीक है ना। ये इनऑर्गेनिक है, लोग बोलेंगे कि आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। केवल 10 या 20% चीजें ही आपके रटने की होती है यहाँ पे, ठीक है। बाकी 80% चीजें समझने की होती है, ठीक है। तो आपको पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। रटा हुआ ज्यादा काम नहीं आता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अपने को सही करना है, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें आपके किसके लिए, डिफरेंट एनर्जी शेल्स के लिए, जैसे ये मान लो 1s है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी शेल है, एनर्जी शेल मतलब शेल नंबर, यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। 1s के बीच में अगर हमें कंपैरिजन करना हो, 2s के बीच में और आपका 3s के बीच में अगर आपको कंपैरिजन करना हो, ठीक है, कि इनमें से किस ऑर्बिटल के लिए जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, तो देखिए हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अगर हम कंपैरिजन करें तो हम एक बार कंपैरिजन करेंगे साइज से। देखिए, ये आपका 1s है, ये आपका सेकंड 1s, ठीक है। यहाँ पे बीच में हो रही है आपकी ओवरलैपिंग, क्लियर है। ये फर्स्ट का न्यूक्लियस है, ये आपका सेकंड का न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें, मान लो डिस्टेंस देखते हैं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में डिस्टेंस है, मान लो सपोज करो A1, ठीक है। यहाँ हम बात करते हैं, जैसे ही आपका नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हुआ, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, बिल्कुल सही। चलिए, ये आपका 2s क्लियर, यही वो आपके ओवरलैपिंग हो गई। ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच की डिस्टेंस हमने मान ली A2, ठीक है। यहाँ आप A2 लिखिए और ये आपका हो गया A1, ठीक है। थर्ड के लिए 3s साइज क्या होगी, और बड़ी होगी, ठीक है। ये आपकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी। ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस दैट इज A3 मान लीजिए आप। तो अब आप मुझे बताइए A1, A2 और A3 में क्या रिलेशन रहेगा। बिल्कुल सही, A1 इज लेस देन A2 एंड A2 इज लेस देन A3।
यही रहेगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सॉरी, इसका मतलब ये है कि आपके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में यहाँ हम देखें तो डिस्टेंस ज़्यादा है। डिस्टेंस ज़्यादा है मतलब क्या है, जो ओवरलैपिंग हो रही है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। जबकि यहाँ पे आपके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है। इसका मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है वो कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे। जबकि यहाँ पे आपका उतना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग नहीं होगा। अगर आपका ओवरलैपिंग कम है तो जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है आपकी वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितनी ज्यादा आपकी ओवरलैपिंग होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तो आपके साइज आएगा, ठीक है। जितनी ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी आपके बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, या इसे हम बोल सकते हैं आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑर्बिटल। जितनी ज़्यादा आपकी ऑर्बिटल्स की साइज इंक्रीज होती जाएगी उनमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम हो जाएगा, यहाँ आप लिखिए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। और अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग आपका कम हो गया, साइज बढ़ी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम हो गया, तो आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑर्बिटल। फिर कह रहा हूँ रटना नहीं है, देख लो आराम से दिख रहा है, ठीक है। बड़े ऑर्बिटल्स होंगे, साइज बड़ी होगी, ओवरलैपिंग कम होगी, ओवरलैपिंग कम होगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 1s में सबसे ज़्यादा, फिर 2s, फिर आपकी 3s, ये होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है। ऐसे ही हम कंपैरिजन कर सकते हैं आपके 2p या 3p और आपके 4p में क्या होगा ऑर्डर, बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ आप ऑर्बिटल्स को चेंज भी कर सकते हो। जैसे मान लो 1s है, ये है आपका, चलिए मैं इसको ऊपर बताता हूँ, ठीक है ना, कैसे करते हैं इस केस में जब आपका ऑर्बिटल चेंज हो जाएगा। एक बार आप इसे नोट कीजिए, हो गया। चलिए मान लो अगर हम बात करें आपके 1s 2s और आपके 1s 3s के बारे में, इनमें हम कंपैरिजन करें, ठीक है, तो क्या होगा, सेम। यहाँ पे साइज क्या हो रही, इंक्रीज होती जा रही, इसका मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, आपका कम होगा। तो आपका यही ऑर्डर रहेगा स्ट्रेंथ का, ठीक है। या आप देख लीजिए 2s, या फिर आप ले लीजिए 2p, ले लीजिए 2p 3p और आपका 2p 4p ले लीजिए। यहाँ भी ऑर्डर क्या रहेगा स्ट्रेंथ का, सेम, ठीक है। जैसे जैसे ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज होता जा रहा है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होता जा रहा है, स्ट्रेंथ क्या होती जा रही, कम होती जा रही है, ठीक है। इसको हम एक तरीके से और बताता हूं मैं आपको। देखिए पी ऑर्बिटल की अगर हम बात करें, ये आपका पी ऑर्बिटल किस तरीके का होता है, देखिए ये 2p ऑर्बिटल, क्लियर है। यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। ये यहाँ आप देखोगे तो दोनों की साइज सेम है, ओवरलैपिंग जो होगी इफेक्टिव होगी, ठीक है। ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगी तो आपके बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। वहीं आगे हम बात करते हैं 2p, ये आपका 2p, 3p की साइज 2p से तो बड़ी होगी, बिल्कुल सही। ये आपका 2p, ये आपका 3p, ये पहले भी 2p था, ये 2p। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ जो ओवरलैपिंग होगी
2p और 3p के बीच में होगी। क्या अब आप मुझे बता सकते हो यहाँ इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो पाएगी क्या? ओवरलैपिंग तो होगी बट वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, इसलिए यहाँ जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, वीक होगी। इससे इसके कंपैरिजन में तो नहीं होगी ना, ठीक है ना। आगे देखो, ये आपका 2p, आगे है 4p। 4p की साइज 3p से भी ज्यादा बड़ी। ये आपका 2p, ये आपका 4p। अब देखिए, अब इनमें कितनी इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो पाएगी, आप कंपैरिजन कर लीजिए। अगर इतनी ज़्यादा आपकी इफेक्टिव ओवरलैपिंग ही नहीं हो पाएगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम ही रहेगी। इसी तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हो, इस तरीके से भी या फिर साइज से भी, दोनों तरीके से, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आपको समझाना है, ठीक है। और मैंने आपको दोनों समझा दिए हैं, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए। ये तो थे जब आपके डिफरेंट एनर्जी शेल्स थे। क्या हो जब आपके ऑर्बिटल डिफरेंट हो, जैसे मान लो यहाँ तो हमने सब में पीपी और पीपी में कंपैरिजन किया, सेम ऑर्बिटल थे। यहाँ एसएस और एसएस में कंपैरिजन किया। क्या हो जब आपको एसएस का एसपी से और फिर पीपी से कंपैरिजन करना पड़े, तो उस कंडीशन को हम देख लेते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं आपके, जब आपके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अगर हमें कंपैरिजन करना हो, जैसे एस 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 पी या फिर एस पी पी ऑर्बिटल्स, उनमें कंपैरिजन करना हो तो थर्ड पॉइंट आप डाल सकते हो, फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेल, ऑफ सेम शेल। आपका शेल क्या है, सेम रहेगा, इस बार ऑर्बिटल्स चेंज होंगे। जैसे मान लो आपका एक तो एस एस ऑर्बिटल है, एक आपका एस पी ऑर्बिटल है, ठीक है, और एक आपका पी और पी ऑर्बिटल है, ठीक है। यहाँ हमें कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो देखिए ड्रॉ करते हैं डायग्राम। ये आपका एस, ये आपका एस, यहाँ पे आपकी ओवरलैपिंग, ठीक है, एस और एस। यहाँ आपके एस और यहाँ आपके पी, ठीक है। ये है आपकी ओवरलैपिंग, क्लियर है। पीपी में देखिए, ये आपकी ओवरलैपिंग। तो अब आप मुझे बताइए, आपको देख के क्या लगता है, कहाँ पे ओवरलैपिंग ज़्यादा है या फिर कहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा है? बिल्कुल सही, आपको भी दिख रहा है और मुझे भी दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा है, इसलिए वहाँ की जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ हम बात करें, जो एसएस होता है ऑर्बिटल, ये आपका नेचर में डायरेक्शन होता है, डायरेक्शनल इन नेचर, नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। ये होता है आपका जो एसएस ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, स्फेरिकली होता है, सिमेट्रिकल, ठीक है। सिमेट्रिकल होने की वजह से आप लिख भी सकते हो सिमेट्रिकल इन नेचर, सिमेट्रिकल इन नेचर। और नेचर में सिमेट्रिकल होने की वजह से क्या होता है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शन का मतलब देखिए, मान लो हम इसकी 3 डायरेक्शनल लेते हैं, ठीक है। ये आपकी हो गई एक्स डायरेक्शन, ये हो गई आपकी वाई डायरेक्शन, और ये मान लो हो गई आपकी जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सब जगह फैला हुआ है, ठीक है, स्फेरिकली सिमेट्रिक है। अगर हम बात करें एक एक्सिस के लिए, किसके लिए, एक एक्सिस के लिए, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना होगा आपके, 33%। कितना होगा, 33%, मतलब 1/3। हियर 33.33% electron cloud will be present on one axis,
आप कोई भी एक्सिस ले लीजिए, ठीक है, वहां कितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा आपके 33%, या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम बोल सकते हैं इस चीज को। यहाँ आप देखिए, यहाँ जो आपके दोनों पी ऑर्बिटल्स हैं नेचर में कैसे हैं, सेम है, दोनों की डायरेक्शनल आपकी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आपके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है। और डायरेक्शनल इन नेचर में होने से यहाँ पे दोनों जो ऑर्बिटल्स है सेम एक्सिस से क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। अगर सेम एक्सिस से ओवरलैपिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो उस एक्सिस पे कितनी होगी, 100%। कितनी होगी, 100%, ठीक है। हियर 100% क्या होगी आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी प्रेजेंट ऑन वन एक्सिस, ठीक है। 100% आपकी एफिशिएंसी क्या होगी, जो भी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब आपकी एक ही एक्सिस पे होगी, ठीक है। जबकि यहाँ पे तीनों एक्सिस में डिवाइडेड है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आप देखोगे तो पी और पी की जो होगी स्ट्रेंथ, क्योंकि ओवरलैपिंग ज़्यादा है, इसलिए पी और पी में आपकी क्या होगी, ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी कंपेरिजन टू एस पी। और एस एस की जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना, उससे ज़्यादा आपको और क्लैरिटी आएगी जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर बेस्ड। ये तो थी थ्योरी आपकी, ठीक है, थ्योरी में उतना ज़्यादा समझ में आता नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। तो चलिए ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपको क्या दी हुई है, जेड एक्सिस दी हुई, ठीक है। 5 क्वेश्चन से आराम से ट्राई करो, ठीक है। पहले कंपैरिजन करो किसमें सिग्मा बन रहा है, किसमें पाई बन रहा है। सिग्मा की स्ट्रेंथ होगी पाई से ज्यादा, ठीक है। उसके बाद सिग्मा में भी आपको अलग अलग कंपैरिजन करने पड़ेंगे, ठीक है। एक बार ट्राई कीजिए, फिर हम सोल्व करते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। 1s 1s 2s 2s 3s 3s 4s 4s। साइज क्या हो रहा है, शेल का इंक्रीज होता जा रहा है, ओवरलैपिंग का एक्सटेंट कम होगा, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, फर्स्ट, ठीक है। फिर 2s, फिर 3s 3s और लास्ट में आपका 4s 4s, ठीक है। यहां आप देखिए सेकंड क्वेश्चन में 1s 2p 1s 3p 1s 4p और 1s 5p। अगेन आपका सेल का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरलैपिंग भी क्या होगी, कम होगी, तो स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। यहाँ देखिए 2pz 2pz 3pz 3pz 4pz 4pz और आपकी जेड एक्सिस क्या है, आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है। तो आपके सेल्स क्या है, सबके अलग अलग है, सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, ऑर्बिटल तो सेम है, यहाँ पे सब में pz है, और शेल नंबर हो रहा है इंक्रीज, और शेल नंबर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, साइज बढ़ेगी, और साइज बढ़ेगी तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगा, जिससे बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, तो सबसे कम इसकी, फिर आपके इसकी। क्लियर है। ये ऑल्दो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख सकते हो, मतलब सबसे ज्यादा इसका नंबर 1, फिर 2 और फिर 3, ठीक है। यहां देखिए 2s 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 2pz 2pz 2pz। यहां हम बात करें 2s 2s में कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। 2s 2pz है, सिग्मा बनेगा। 2pz 2pz सिग्मा बॉन्ड बनेगा। 2px और 2px, ठीक है। यहां आप देखिए अगर हम बात करें 2px और 2px में परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपकी जेड एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पाई बॉन्ड बनेगा, और 2p पाई 2p पाई 2py और 2py, वहां पे भी आपके कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब सिग्मा की सबसे ज्यादा होगी, इनकी होगी आपके कम, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सिग्मा में हम कंपैरिजन करें तो देखिए 2s 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 2pz और 2pz 2pz, शेल नंबर आपका सेम है, ऑर्बिटल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ऑर्बिटल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अब आप देखिए p और p ऑर्बिटल, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है, ज्यादा होती है, डायरेक्शनल होता है नेचर में, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे कम, नंबर 1। फिर आपके s और p सेकंड नंबर, ss आपके थर्ड नंबर पे आएगा, ठीक है। 2px और 2px, यहाँ पे 2py 2py दोनों पाई बॉन्ड है,
दोनों की आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी, सेम, मतलब फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर दोनों आपके क्या होंगे, इक्वल स्ट्रेंथ के होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ बात कीजिए 2s 2pz 2pz 2pz। ठीक है, यहाँ पे भी सिग्मा बनेगा आपके, यहाँ पे भी आपके सिग्मा, 2pz 3pz सिग्मा बनेगा, 2pz 4pz सिग्मा बनेगा। ठीक है, अब देखिए कंपैरिजन करना है, कैसे करें, 2s 2pz 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 3pz। अगर हम बात करें यहाँ पे 2 और 2 2 और 2 सेल नंबर आपका सेम है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके 2p और 2p। ठीक है, एनर्जी शेल क्या है आपके सेम है, वहां पे डिफरेंट है। ठीक है, और इंक्रीज हो रहा है तो इनका जो साइज है वो तो क्या होगा, ज्यादा होगा, साइज ज्यादा होगा तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगी, तो इनकी तो स्ट्रेंथ आपकी कम होगी। कंपैरिजन करते हैं इसमें और इसमें। यहाँ देखिए एनर्जी लेवल आपका शेल क्या है, सेम है, तो यहाँ pz और pz है, यहाँ s और p है, p और p आपका मोर डायरेक्शनल है तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ये आपका आएगा सेकंड नंबर पे। ठीक है, अब हम बात करें 3p और 4p, फिर आपका साइज यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो ओवरलैपिंग कम होगी, तो ये आएगा आपके फोर्थ नंबर सबसे लास्ट में, ये आपके थर्ड नंबर पे। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी। ठीक है, चलिए इसे आप नोट कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं आपके पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपके पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, पाई बॉन्ड में हमने 3 टाइप के पाई बॉन्ड देखे थे, कौन कौन से, पी पाई पी पाई, पी पाई डी पाई और आपका डी पाई डी पाई। ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ का, चलिए अगर हम बात करें आपके स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करें पाई बॉन्ड के लिए, स्ट्रेंथ कंपैरिजन फॉर पाई बॉन्ड्स। ठीक है, अगर हम पाई बॉन्ड्स के लिए स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करें तो देखिए हमने 3 टाइप के आपके पाई बॉन्ड पढ़े थे, कौन कौन से हमने पढ़ा था, एक तो पी पाई, एक पढ़ा था पी पाई डी पाई और एक पढ़ा था आपका डी पाई डी पाई। ठीक है, इनमें हमें क्या करना है, आपस में स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है। चलिए करते हैं। ये आपका पी ऑर्बिटल, ये आपका दूसरा पी ऑर्बिटल। ठीक है, ये फर्स्ट न्यूक्लियस, ये आपका सेकंड न्यूक्लियस। देखिए जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना तो हम क्या कर रहे हैं, जो 2 न्यूक्लियस है उनके बीच की डिस्टेंस को सेम रख रहे हैं। ठीक है ना, तभी हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच का जो डिस्टेंस है उसका कंपैरिजन करना है। ये पी पाई, ये पी पाई। ठीक है, सेकंड है पी पाई और डी पाई। ठीक है, डी पाई देखिए आप, क्लियर है, ये आपका सेकंड का न्यूक्लियस हो गया। यहां देखिए थर्ड में क्या है, डी पाई डी पाई। ठीक है, कुछ इस तरीके से रहेगा। तो चलिए यहां हम देखते हैं, देखिए ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम मानते हैं, सपोज करो ए। ठीक है, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसके बीच की डिस्टेंस भी सेम रहेगी ए। ठीक है, ये न्यूक्लियस और ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो यहाँ से क्या है, थोड़ा अंदर की तरफ है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये ए से कम होगी या ज़्यादा होगी, इसे मैं मान लूँ बी दे देता हूँ। ए से कम होगी या ज़्यादा होगी, कम होगी, बिल्कुल सही, बी इज लेस देन आपकी ए है। ठीक है, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी, क्योंकि यहाँ पे तो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्ट्रेट ही है। ठीक है, तो यहाँ की जो डिस्टेंस है वो आपकी ए ही रहेगी, जो सेम है यहाँ से। ठीक है, यहाँ देखिए फिर से आपके इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड्स है वो
अंदर की तरफ है, ये भी आपकी डिस्टेंस बी रहेगी, यहाँ पे भी अंदर की तरफ है, ये भी आपकी डिस्टेंस बी रहेगी। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, एज बी इज लेस देन ए, आपकी बी जो है वो ए से कम है, इसका मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों पास में ज़्यादा होंगे, एक दूसरे के अगर पास ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उनमें ओवरलैपिंग भी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रही है तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा उसकी जो स्ट्रेंथ रहेगी वो क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, एस बी इज लेस देन ए, द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग is more in case of d pi bond। अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा, अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑर्डर, डी पाई की सबसे ज़्यादा, फिर आपकी आएगी पी पाई और लास्ट में आएगी आपके पी पाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कहानी है, कहानी का सार है ये, जिसे आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए, फिर हम कंपैरिजन करते हैं आपके सिग्मा, पाई और डेल्टा तीनों बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपके स्ट्रेंथ कंपैरिजन किसके लिए, सिग्मा, पाई और डेल्टा तीनों टाइप के बॉन्ड्स के लिए। डेल्टा बॉन्ड कैसे बनता है आपको पता है ना, जब डी ऑर्बिटल्स की चारों लोब्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है, ठीक है, तब आपके डेल्टा बॉन्ड फॉर्म होता है। स्ट्रेंथ कंपैरिजन फॉर सिग्मा, पाई एंड डेल्टा बॉन्ड्स। ठीक है, चलिए अगर हमें सिग्मा, पाई और डेल्टा बॉन्ड्स में स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना पड़े तो कैसे करेंगे। ठीक है, हमें पता है सिग्मा और पाई में तो सिग्मा स्ट्रॉन्ग है, अब डेल्टा के बारे में कंपैरिजन करना है, तो डेल्टा बॉन्ड बनेगा आपके डी ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो हमें डी ऑर्बिटल्स के लिए बात करनी पड़ेगी, पाई के लिए भी। ठीक है, चलिए बात करते हैं ये, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आप मान लो जेड मान लो, ठीक है ना, या जेड मान लो या एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे एक्स वाई, ये आपका एक्स वाई। ठीक है, चलिए यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए जब आपके पाई बॉन्ड फॉर्म होता है डी के अंदर, ठीक है, तो आपकी ओवरलैपिंग कैसे होगी, एक्सिस के बीच में। ठीक है, जैसे हम डी एक्स वाई की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगी, लोब्स जो होंगी आपके एक्सिस के बीच में होंगी। ठीक है, चलिए यहाँ बात करें, ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें सेम ही होगा, यहाँ पे भी इस तरह से ओवरलैपिंग, सेम प्लेन में है, दोनों आपके सेम प्लेन में। ठीक है, यहाँ आपके डायरेक्ट ओवरलैपिंग होगी, कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। ठीक है, डेल्टा बॉन्ड कैसे बनता है देखिए, जब आपके चारों लोब्स क्या करती है, ओवरलैप करती है। ठीक है, ये मान लो जेड मान लो, ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप ना दो तो भी चलेगा। ठीक है, ये आपकी चारों लोब्स इस टाइप से आपकी क्या होती है, ओवरलैप होती है। ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये आपकी प्लस प्लस माइनस माइनस, जो आपके डेल्टा बॉन्ड फॉर्म होता है कैसे फॉर्म होता है, जब आपकी चारों लोब्स क्या करती है,
ओवरलैप करती है, प्लस की आपकी प्लस के साथ, ठीक है, ओवरलैपिंग होगी, माइनस की माइनस के साथ ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे प्लस की प्लस के साथ ओवरलैपिंग होगी और आपके माइनस की माइनस के साथ ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो आपका कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? डेल्टा बॉन्ड। अब आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे जो चारों लोब से डी ऑर्बिटल की वो ओवरलैप हो रही है, जबकि यहाँ पे केवल दो लोब ही क्या हो रही है? ओवरलैप हो रही है। इस टाइप से यहाँ पे आपकी चारों लोब ओवरलैप होती है, इसलिए अगर चारों लोब ओवरलैप होगी तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा? ज़्यादा होगा डेफिनेटली। और अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ लिख सकते हो हियर, यहीं आप लिखिए या फिर यहाँ लिखिए, चलिए हियर ऑल फोर लोब्स are overlapping to each other. So या फिर इसको हटा दीजिए, all four lobes are overlapping, so the extent of overlapping will be more, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? Here only two lobes are overlapping, so the extent of overlapping is less. अब देखिए यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग लेस है, यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मोर है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपका जो डेल्टा बॉन्ड है वो स्ट्रोंगर है किससे? पाई बॉन्ड से। ये आपकी स्ट्रेंथ रहेगी। क्लियर है? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब सिग्मा जो था आपका पहले ही पाई से स्ट्रोंग था, तो अपने पास जो एक्चुअल ऑर्डर रहता है तीनों के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, एक्चुअल ऑर्डर जो रहता है अपने पास तीनों के लिए, कहाँ लिखूं मैं? अगर हम बात करें एक्चुअल ऑर्डर के लिए, तो एक्चुअल जो ऑर्डर रहता है तीनों के लिए, स्ट्रेंथ ऑर्डर वो क्या होती है? सिग्मा की सबसे ज़्यादा, फिर डेल्टा, और फिर आपके पास क्या आता है? पाई। जो आपको ध्यान रखना है, सिग्मा की सबसे ज़्यादा, फिर डेल्टा और फिर पाई, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए सिग्मा और डेल्टा में कैसे कंपैरिजन करें। हमने सिग्मा और पाई में किया और सिग्मा और डेल्टा, इसमें पाई और डेल्टा में किया, लेकिन हमने सिग्मा और डेल्टा में कंपैरिजन नहीं किया। उसमें भी कंपैरिजन देख लेते हैं। देखिए सिग्मा कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है। ये जो आपका सिग्मा है, ये आपका एक न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है आपका पूरा इसी के बीच में रहता है, ठीक है। यहाँ देखिए ये है आपका डेल्टा, इस तरीके से आपका होगा, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस और ये आपका न्यूक्लियस। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये बीच में नहीं है, यहाँ पे बीच में आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस और न्यूक्लियस दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, ठीक है, जबकि वहाँ पे रिपल्शन नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? रिपल्शन होगा। यहाँ पे इस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है, तो एक न्यूक्लियस और दूसरे न्यूक्लियस के बीच में खाली जगह है, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है तो यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा तो आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। इसलिए हम कहेंगे कि जो आपका सिग्मा है वो डेल्टा से भी क्या होगा? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कर सकते हो आराम से, ठीक है। क्लियर है? चलिए ये होगा अपना स्ट्रेंथ का कंपैरिजन, ठीक है। इसे एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसके जरिए आपको क्या है कंप्लीट ओवरव्यू आ जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, जितने भी आपके बॉन्ड्स हैं उनकी, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन है आपको जो ट्राई करना है, ठीक है।
अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या दी हुई है, जेड एक्सिस। अगर नहीं भी दी हुई हो तो बाय डिफॉल्ट आपको जेड एक्सिस ही लेनी है, ठीक है। चलिए 3s 3s 3px 3px 3py 3py 3pz 3pz 3dxz 3dxz 3dxy 3py 3dxy 3dxy 3dyz 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 3py, ठीक है। तो अभी तक जो भी आपने लोगों ने सीखा है उसको अप्लाई करो, 5 मिनट लगे या 15 मिनट, ठीक है। ड्रॉ करके देखो स्ट्रक्चर को, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। पर आप खुद अपने हाथों से ड्रॉ करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलत हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम वहां पे गलती नहीं होगी, ठीक है ना। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको, ये आपको टॉपिक है तभी समझ में आएगा जब आप खुद अपने हाथों से ड्रॉ करोगे डायग्राम को, स्ट्रक्चर को, तभी आएगा, ठीक है। अभी पॉज कीजिए वीडियो को, ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए ओके, तो आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा और ट्राई किया होगा। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम बॉन्ड का टाइप निकालते हैं, सब में कौन कौन से बॉन्ड का टाइप है, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। देखिए 3s 3s, यहाँ आप देखोगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। 3px 3px 3py 3py 3pz 3pz, आपकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है जेड एक्सिस, तो आपके 3pz और 3pz में तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लेकिन 3px 3px और 3py 3py में आपके पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और कौन सा वाला, पी पाई, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पी पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। दोनों आपके पी ऑर्बिटल्स है ना, इसलिए आपके पी पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। थर्ड देखिए 3dxz 3dxz, ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है आपकी जेड एक्सिस, ये आपकी जेड एक्सिस हो गई, ठीक है। एक्स जेड है, ये मान लो एक्स है, ये आपकी एक्स है, ठीक है। 3dxz लोब्स कहाँ होंगे, इस एक्स जेड प्लेन के बीच में, यहाँ पे भी सेम, देखिए सेम प्लेन में है, ठीक है। इस तरफ से आपके इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है। ये लोब्स इस लोब से, ये लोब इस लोब से लाई करेगी, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बनेगा, आपके पाई बॉन्ड बनेगा। पाई में भी कौन सा टाइप रहेगा, यहाँ पे डी बॉन्ड, डी ऑर्बिटल्स है ना, तो ये होगा आपके डी पाई, ठीक है। हमें क्या पी पाई और डी पाई भी लिखना पड़ेगा ताकि हम इनमें भी कंपैरिजन कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखिए 3dxy और 3py, ठीक है। इसमें देख लेते हैं 3dxy, ये तो आपकी जेड एक्सिस होगी मान लो, ठीक है। ये आपके हो गए x, ये हो गए आपके y, ठीक है। 3dxy मतलब x और y के बीच में आपका रहेगा लोब्स, ठीक है। py आपके किस डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे तो आपका जेड रहेगा, उसके परपेंडिकुलर आपके py रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भले आप y मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ये x मान लो, ये y मान लो, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ जो लोब्स हैं आपके x और y प्लेन में है, ठीक है। ये आपका है py, ठीक है। ये क्या है आपका py है, और ये आपका dxy है, ठीक है। तो देखिए ये तो आपका इस प्लेन में, जब ये आपका यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये सीधा का सीधा आपके कट नहीं करेगा कहीं पे भी लोब्स को, ठीक है। क्योंकि आपकी लोब्स जो है आपके एक तो इस प्लेन में है और ये आपके इस प्लेन में है, ठीक है। इस वाले प्लेन में पूरा का पूरा खाली है ये, ठीक है। तो यहाँ से आपके यहाँ आ जाएगा, तो कहीं से भी कट करने वाला नहीं है। तो अगर ओवरलैपिंग नहीं होगी तो यहाँ पे जीरो ओवरलैपिंग होगी, या इसे हम बोल सकते हैं आपका नॉन बॉन्डिंग,
ठीक है, मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो सबसे कम होगी क्योंकि बॉन्ड तो बनने वाला है ही नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका नंबर आ जाएगा आपका 9, क्योंकि यहाँ तो आपका बॉन्ड ही फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, 3DXY 3DXY, ये DXY हमने देख लिया। यहाँ पे एक और आपको DXY बनाना है, इसी को मैं बना देता हूँ। ठीक है, इसी के साथ में देखिए ये आपका Z एक्सिस, ये आपका X, ये आपका Y, लोब्स लाई करेगी X और Y के बीच में। तो यहाँ देखिए आप, ये XY प्लेन, ये XY प्लेन, ठीक है, दोनों इंटरेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपकी जो चारों लोब्स है वो एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके डेल्टा बॉन्ड फॉर्म होगा। कौन सा? डेल्टा बॉन्ड। ठीक है, यहाँ देखिए 3DYZ 3DYZ। ठीक है, अगर YZ करना है तो इसको मैं X की जगह Y कर देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? X की जगह Y कर देता हूँ, कोई फ़र्क पड़ने वाला है? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये क्या हो गया आपके वापस पाई बॉन्ड, कौन से टाइप का? डी पाई। ठीक है, यहाँ है 3DYZ और 3PY में ले लेता हूँ। चलिए यहाँ अगर मैं 3PY करूँ, ठीक है, तो अगर आपको ड्रॉ करने हैं तो आप वीडियो को पॉज करके ड्रॉ भी कर सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपके किसके लिए, 3PY के लिए, तो देखिए Y आपका इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, Y इसी डायरेक्शन से आएगा। ठीक है, ये आपका PY इसी डायरेक्शन में आएगा, ये आपके दोनों लोब से क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? आपके पाई बॉन्ड बनेगा। कौन सा वाला? डी पाई, या फिर हम इसे क्या बोलेंगे? पी पाई डी पाई, क्योंकि एक पी ऑर्बिटल है और एक डी ऑर्बिटल, इसे हम क्या बोलेंगे? पी पाई डी पाई ऑर्बिटल। ठीक है, चलिए ये चीज़ तो हो गई अपने, हमने सब स्ट्रेंथ के ऑर्डर निकाल लिए। ठीक है, अब हम कंपैरिजन करते हैं। सिग्मा की सबसे ज़्यादा होगी स्ट्रेंथ 1 और 2, दो सिग्मा है अपने पास। ठीक है, 3S 3PZ एनर्जी लेवल आपका, मतलब एनर्जी जो शेल है, शेल क्या है? सेम है। ऑर्बिटल के पास जाते हैं, ये S है और वो P है। P होता है मोर डायरेक्शनल, सीधी सी बात है, इसकी स्ट्रेंथ होगी सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नंबर 1 और ये हो जाएगा आपका नंबर 2। ठीक है, चलिए फिर बात आती है डेल्टा की। डेल्टा तो आपके पास एक ही है, तो ये 3 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, ये 9th हो ही गया है। अब बचे कौन से? पी पाई डी पाई, ये पी पाई। यहाँ पे भी डी पाई की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो 1 2 3 तो हो गया। अब दोनों डी पाई है तो दोनों की जो स्ट्रेंथ होगी सेम होगी, तो इसका भी 4th नंबर आएगा और ये भी आपके 4th नंबर पे रहेगा। दोनों की एनर्जी क्या, स्ट्रेंथ क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, इसी तरह पी पाई दोनों की स्ट्रेंथ क्या होगी? सेम। ये भी 5th नंबर, ये भी आपका 5th नंबर पे आएगा, दोनों सेम स्ट्रेंथ पे रहेंगे। और लास्ट में आएगा आपके यहाँ पे डी पाई पी पाई की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है ना, तो ये आपके 5th नंबर पे आएगा और ये आपके 6th नंबर पे आएंगे दोनों। ठीक है, क्योंकि पी पाई डी पाई की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। और लास्ट में ये आपके 7th नंबर पे आ जाएगा। 9th की जगह किस पे आएगा? 7th पे। ठीक है ना, क्योंकि 9th तो आया ही नहीं है। ठीक है, चलिए आई एम श्योर आप लोगों को थोड़ा बहुत आया होगा, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात किया कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ के बारे में, सिग्मा पाई और डेल्टा के बारे में। ठीक है, हमने पहले सिग्मा और पाई में कंपैरिजन किया। सिग्मा की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है आपकी किससे? पाई से, ये हमने देखा। उसके बाद हमने कंपैरिजन किया स्ट्रेंथ में, अगर आपके डिफरेंट एनर्जी शेल्स हो, ठीक है, जैसे 1s 2s और 3s, तो आपको क्या देखना है? साइज देखना है। जिसकी साइज सबसे ज़्यादा होगी उसकी ओवरलैपिंग कम होगी, और ओवरलैपिंग कम होगी तो उसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी। ठीक है, अगर मान लो ऑर्बिटल डिफरेंट हो, जैसे SS SP और PP, तो आपके जो P और P ऑर्बिटल होंगे वो मोर डायरेक्शनल होंगे नेचर में। अगर मोर डायरेक्शनल होंगे तो उनकी जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसलिए PP की जो स्ट्रेंथ होगी ज़्यादा होगी SP से, और SP की ज़्यादा होगी SS से। ठीक है, इसके बाद हमने पाई स्ट्रेंथ कंपैरिजन की।
जो पाई बॉन्ड्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ कंपैरिजन की, जैसे डी पाई की सबसे ज़्यादा होती है, फिर पी पाई और लास्ट में आपका पी पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ। ठीक है, ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने ओवरऑल स्ट्रेंथ का कंपैरिजन किया सिग्मा पाई और डेल्टा में। सिग्मा की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, फिर डेल्टा और उसके बाद आपका पाई आता है। ठीक है, और बाद में हमने क्या किया, सबका कंपैरिजन किया ये फॉर्मूले से, मतलब ये जो क्वेश्चन किया उसमें हमने क्या किया, सभी की जो स्ट्रेंथ है उसका कंपैरिजन किया। ठीक है, तो आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ पे। ठीक है ना, क्या थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाला हो गया है यहाँ पे, अगर मुझे ऐसा लगता है तो। ठीक है, हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका सार है वो आपको ध्यान रखना है, कहानी को ध्यान नहीं रखना, मैं पहले बोल चुका हूँ। आपको जो रिजल्ट है उसको फाइनलाइज करना है, उसको फाइनली याद रखना है कि किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अगर वो भी आप कर लोगे तो भी आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर और कुछ नई और प्रॉपर्टीज़ और नए टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।